नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद हम लोग इसके एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसको क्लास टेस्ट के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं और इस तरह से 2 टेस्ट हम लोग देख चुके हैं। ये तीसरा टेस्ट है और इसमें कुल 200 प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जिसमें 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग बहुत ही कम समय में आपका 20 से 22 मिनट में पुनः 50 सवालों को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चूँकि यहाँ पे बहुत कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए कभी कभी हो सकता है सभी ऑप्शन को पढ़ना संभव ना हो। इसीलिए एक्सप्लेनेशन को बताने में यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि सारा क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी तथ्य हैं जो कि दूसरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब बताने का प्रयास करते हैं और हो सकता है चारों का चौरा ऑप्शन हम कभी कभी ना पढ़ें। तो इस चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुलक, कार्बनिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ, ईंधन, खाद्य संरक्षण और पोषण, औषधि, अपमार्जक और उर्वरक से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इस चैप्टर से संबंधित, और इससे पिछले वाले चैप्टर से संबंधित भी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री रिवीजन थ्रू एमसीक्यू प्लेलिस्ट में आप जाइए, यहाँ पे 8 वीडियो है और इसमें 350 प्रश्न आपके उपलब्ध है और ये वीडियो मिला के आपका और 50 प्रश्न हो जाएगा तो टोटल 400 प्रश्न हो जाएंगे। आने वाले और 2 वीडियो हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस तरह से जो हम लोगों का लक्ष्य था कि केमिस्ट्री में हम लोग 500 सवालों को सॉल्व करें वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको एमसीक्यू बनाने में किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप केमिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। छोटे छोटे 22 वीडियो हैं, इसको आप पहले देखिए और प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए तो पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जेएसएससी हो चाहे ये स्टेट लेवल का है या एसएससी हो गया या आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक जो दिया गया है उसमें कौन सा प्रश्न कहाँ पे पूछा गया है वो बगल में ब्लू कलर में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये पीसीएस के प्रश्न है, रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप देखिए और समझिए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। कहा जाता है क्वेश्चन बैंक ही है जिससे सबसे पहले हम लोगों को कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद बनाना चाहिए ताकि आइडिया हो जाए कि उस चैप्टर में किस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पुनः बताया गया, पार्ट 1 में हम लोग 50 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। 51 बोलता है निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। मतलब जो जीवन पृथ्वी में उत्पत्ति हुआ उसके लिए क्या आवश्यक है वो चीज़ आपको बताना है। तो जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सल्फर, ये 6 तत्व जो हैं वो मूल हैं जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं। ये मूल क्यों है? क्योंकि इसी से आपका प्रोटीन का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है जो कि डीएनए के बनाने में सहायता होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो विटामिन के बनाने में सहायता होते हैं, उसी प्रकार से हार्मोन है, ये सभी एक जीव में मौजूद रहते हैं और इन सभी चीज़ों के निर्माण में ये 6 मूल तत्व जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इनमें से 3 ऑप्शन जो 3 है वो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अर्थात ऑप्शन बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के अणु यहाँ भार मार नहीं है, यही भार हो जाएगा। अणुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। सबसे पहले तो आप समझिए ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर आप चैप्टर देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलता है और ये यौगिक का निर्माण करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक को बोलते हैं संतृप्त और दूसरा को बोलते हैं असंतृप्त, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के तौर पे जानते हैं। सैचुरेटेड जो होता है इसको सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होता है और इसको हम लोग अल्केन ग्रुप में रखते हैं, और इस तरह से जो आपका असंतृप्त है इसको डबल बॉन्ड वाला को हम लोग रखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाला को इसमें अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पे हो जाता है अल्कीन, लास्ट में ENE हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा YNE हो जाएगा। ये चैप्टर में आपको बताया गया था। तो यहाँ पे अनुभार जो हो जाएगा, अगर इसका हम सामान्य सूत्र देखें तो CnH2n+2 होता है और इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो मीथेन होता है, फिर इथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। ऑप्शन ए ही आपका सही है। जैसे मीथेन का अगर हम देखें तो C यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का यहाँ पे 2 गुना कीजिएगा तो 2 होगा, 2 जोड़ दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से इथेन का अगर हम देखें तो यहाँ पे C2 हो जाएगा और 2 का गुना कितना हो जाएगा 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से ये जो अनुभार दिया गया है वो सही क्रम में दिया गया है,
डिटेल जानना है तो वो जो आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है 22 वीडियो, उसमें से कार्बन चैप्टर है, वहाँ पे जो पहला पार्ट है उसी में ये सारा चीज़ बताया गया है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें तो कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। मतलब जो युद्ध होता है उसमें हथियार के तौर पर युद्ध किया गया कौन सा एक पदार्थ है, तो यहाँ पे मस्टर्ड गैस है। इसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि जर्मनी जो है युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में इसको प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस जो होता है वो सरसों का सुगंध यहाँ पे होता है या गंध होता है कह सकते हैं, और इसीलिए इसको मस्टर्ड गैस भी कहा जाता है। इसमें क्लोरीन का भी मात्रा यहाँ पे पाया जाता है और ये काफ़ी विषैला गैस है। और इस तरह से अगर इसका कहा जाए तो ये गाढ़ा द्रव्य चिपचिपा टाइप से पाया जाता है, जो कि आगे प्रश्न में भी आपको मिलेगा किस तरह के ये होते हैं। नाम में तो गैस है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब सारा चीज़ है कार्बन चैप्टर में बताया गया था, ये एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, विषाक्त मस्टर्ड गैस कैसा होता है। तो नाम में है गैस लेकिन ये होता है ठोस चिपचिपा द्रव होता है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी नाम में जो होता है वो होता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर होता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ब्यूटेन गैस का यहाँ पे हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। अगला है भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुई थी। इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका अगर संरचना अगर हम देखें तो C2H3NO होता है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी होगा तो 2-3 दिसंबर की रात में 1984 में यहाँ पे भोपाल में जो होता है मिथाइल गैस आइसोसाइनेट का रिसाव होता है और इससे बहुत सारे लोगों का जान जाता है। और इस तरह से यहाँ पे ये जो पूछा गया था भोपाल गैस त्रासदी, कभी कभी पूछता है कब हुआ था, तो ये डेट भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। अगला प्रश्न है छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में किसके अपघटन, अपघटन मतलब टूटने से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है मीथेन। एक्चुअली मीथेन को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में अगर जलाएं तो हमको यहाँ पे मिलेगा ब्लैक कार्बन। यहाँ पे जो ब्लैक कार्बन यहाँ पे हमको मिलता है, कार्बन ब्लैक यहाँ पे मिलता है, और इसी चीज़ का यूज जो होता है वो आपका छपाई में किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा गया था कि छपाई में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। देखिए कार्बन चैप्टर में बहुत सारा चीज़ जो होता है वो दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं इसके यौगिक को, इसलिए इसका यूज़ तो बहुत सारा है, लेकिन आपको जो नोट्स में बताया जाता है या जो मिनिमम किताब में है उतना आइडिया आपको होना चाहिए कि किस चीज़ का किस चीज़ में प्रयोग हो रहा है। और साथ ही आप क्वेश्चन बैंक भी बना लीजिए, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का बहुत परेशानी नहीं होगा। अगला प्रश्न है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन है। तो धान का क्षेत्र, जनरली दलदली क्षेत्र जो होता है उसमें आपको मीथेन गैस होता है। फिर आपका जो कोयला खदान है उसमें आपको मीथेन गैस देखने को मिल जाएगा। गाय या पशु चुगाली करते हैं तो उसमें आपको मीथेन गैस देखने को मिल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि कॉमन है, बहुत पुराने पहले पूछे जाते थे, अब भी कहीं कहीं कभी कभी ये पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है सूची को यहाँ पे देखना है कि कौन सुमेलित है, मतलब सही मिलाया हुआ कौन है। बायोगैस कीटनाशी ऐसा तो नहीं होता है, बायोगैस कहाँ से निकलता है, गोबर से, तो ये आपका जो सुमेलित है ये सही सुमेलित नहीं है। फिर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये बायोलॉजी वाला चीज़ है, हृदय विकार में आपको दिखा जाता है, ECG करते हैं, तो इस तरह से ये सही है। DDT ये गोबर गैस में होगा, ये कीटनाशक के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। निकोटीन कहाँ रहता है, तंबाकू में। तो देखिए दो ही चीज़ मिला हुआ है आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, और इस तरह से 2 और 4 आप ढूंढिए कहाँ पे है, तो लास्ट ऑप्शन है 2 और 4, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इथेफॉन। इसके बारे में देखिए फल पकाने के बारे में अभी आने वाले प्रश्नों में इससे संबंधित और भी प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे। इथेफॉन होता क्या है, तो देखिए ये इथेफॉन जो होता है ये पौधे में मौजूद रहते हैं, और ये पौधे के मेटाबॉलिज्म क्रिया में, जिसको उपापचय क्रिया भी हम कहते हैं, जिसमें कोई भी बड़ा पदार्थ जो होता है वो 2 छोटे रूप में टूट जाते हैं, या 2 छोटे पदार्थ जो होते हैं वो एक बड़ा रूप ले लेता है। इसी को हम लोग अपचय और उपचय के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं, तो इसको उपापचय क्रिया कहते हैं या मेटाबॉलिज्म क्रिया कहते हैं। तो इस मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा जब इथेफॉन का यहाँ पे टूटता है तो एक चीज़ बनता है जिसका नाम है इथिलीन। ये एक प्रकार का गैस है जो कि आपको कार्बन चैप्टर में ही बताया गया है। इथिलीन गैस मिलता है, C2H यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये गैस जो होता है वो फल को पकाने में सहायता प्रदान करता है। आपको यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड भी एक मिल जाएगा,
CaC3 करके यहाँ कैल्शियम कार्बाइड मिल जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड भी जो होता है वो भी इथिलीन गैस को ही प्रोड्यूस करता है और इस तरह ये भी आपका फल को पकाने में सहायता करता है, जिसको हम लोग कार्बेट के तौर पे हम लोग जानते हैं। एक चीज़ और भी है, इथिलीन को हम लोग एसेटिलीन भी बोलते हैं। इथिलीन एक्चुअली IUPAC नाम है और एसेटिलीन जो है वो आपका सामान्य नाम है। तो कहीं पे एसेटिलीन बोलेगा, कहीं इथाइलीन बोलेगा, कहीं कैल्शियम कार्बाइड बोलेगा, कहीं इथेफॉन बोलेगा, सबसे इथिलीन गैस ही निकलता है और यही गैस जो है वो फल को पकाने में सहायता करता है। तो आने वाले अभी 2-4 प्रश्न हैं इसी से संबंधित है, इसीलिए एक ही जगह हम इसको बता दिए, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी से संबंधित होगा हमको लगता है। निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, अभी आपको बताएं, इससे भी कौन सा गैस निकल रहा है? तो आपका इथिलीन गैस ही यहाँ पे निकलता है और इसीलिए ये भी फल पकाने में सहायता होता है, जिसको सामान्य रूप से हम लोग कार्बेट के नाम से जानते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है कौन सा गैस? तो एसेटिलीन यहाँ लिखा है, तो इथिलीन का ही नाम है एसेटिलीन, ये सामान्य नाम है। यही हो गया फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड जो हो गया, उसी तरह से ये एक कॉमन नेम है और एक IUPAC नेम है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? तो देखिए यहाँ पे इथिलीन नाम मिल जाता है। तो इस तरह से एक ही टाइप से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, क्वेश्चन बैंक है इसलिए मिलता जुलता प्रश्न आपको मिलता है। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन और एसेटिलीन। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 65 है, एसेटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एसेटिलीन बहुत महत्वपूर्ण गैस है और इसीलिए इसे बहुत सारे प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए कहा जाता है आने वाले एग्जाम में फिर से ये प्रश्न जो है रिपीटेड हो सकते हैं। अगर सीधे सीधे नहीं तो इससे मिलता जुलता प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले है वेल्डिंग में इसका उपयोग, अभी हम लोग तुरंत देखें, वेल्डिंग में इसका ऑक्सीजन के साथ उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक, देखिए इथिलीन से ही पॉलीथीन जो बनता है वो उसमें क्या रहता है? इथिलीन, तो इसीलिए प्लास्टिक निर्माण में भी ये क्या होगा? सहायक तो होगा ही होगा। उसके बाद बोलता है सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति हो सकती है, यानी एसेटिलीन हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण करके। लेकिन यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड नहीं होगा, ये होगा आपका कैल्शियम कार्बाइड और यहीं पे आपका ये ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा और इस तरह से 3 ऑप्शन को अगर यहाँ पे काट दे तो बच जाएगा हम लोगों का आंसर 1 और 2, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं शुष्क बर्फ, ये तो अभी तक अगर टेस्ट देख रहे होंगे तो कितने बार रिपीट हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। मस्टर्ड गैस अभी हम लोग देखें रासायनिक युग में प्रयोग होता है। टेफ्लॉन आने वाले समय में अभी हम लोग देखेंगे कि टेफ्लॉन जो होता है एक नॉन स्टिकी बर्तन होता है, नॉन, जिसका हम लोग अगर आप देखिएगा तो जो हम लोग इंडक्शन चूल्हा जो घर में यूज करते हैं बिजली से जो चलता है उसमें इस तरह का नॉन स्टिकी बर्तन यूज किया जाता है जो कि आपका टेट्राफ्लोरोइथाइलीन से बनता है। अगर चैप्टर देखे होंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे बताया गया होगा। तो इस तरह से ये इस चीज़ से बना है। आने वाले प्रश्नों में और भी ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ फ्लोरीन युक्त बहुलक बोला है, तो इसका पूरा नाम होता है जिससे मिलकर ये बना है टेट्राफ्लोरोइथाइलीन होता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। अगला बोला है फ्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। देखिए यहाँ फ्लोरीन गैस बोलता है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। ये पिछला टेस्ट में भी आपका आया था और इसीलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत आसानी से बन जाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ऊपर के तीनों क्वेश्चन जो है वो सुमेलित हैं, तो डी सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन पहले बना कौन बाद में बना। तो अगर हम यहाँ पे डेट वाइज देखें तो ब्लैक गोल्ड जो है, अभी हम लोग देखेंगे कि ब्लैक गोल्ड क्या होता है। ये सबसे रिसेंटली बना हुआ है 2019 में। उसके बाद फ्लोरीन जो बना है वो 1985 में इसको बनाया गया है, कृत्रिम रूप से बनाया गया या प्रयोगशाला में इसको बनाया गया है। ग्राफीन तो पिछला टेस्ट में भी आया था, 2004 में इसको बनाया गया है। और क्लेवर जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज किया जाता है वो 1965 में ये सब बनाया गया है। तो अगर सीक्वेंसिंग देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी आएगा। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं। देखिए फ्लोरीन, ग्राफीन, ये सब के बारे में आपको चैप्टर में बताया भी गया था। केवलार जो होता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए। लेकिन रिसेंट में एक चीज़ जो है वो ब्लैक गोल्ड है और वो
हाल फिलहाल में 2019 में खोजा गया है। तो इससे संबंधित जैसे ग्राफीन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे जो कि पिछला टेस्ट में हम लोग बनाए हैं। तब आने वाले एग्जाम में हम उम्मीद करते हैं कि ब्लैक गोल्ड से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो सोना होता है वो येलो कलर का मेटल होता है, जिसको ये लोग कन्वर्ट किए हैं ब्लैक गोल्ड में, और इस तरह से ये कन्वर्ट करने के बाद कहा जाता है कि ये जो है या ये क्लेम करते हैं कि सोलर एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा ये एब्जॉर्व करता है, और साथ ही साथ हम लोग जो समुद्री जल है उसको डीसैलिनाइजेशन यानी अलवणीय जल बनाने में ये सहायता करेगा। और इसको बनाने के लिए जो बनाए थे वो कौन थे, तो मुंबई बेस्ड एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है TIFR जो है, उनके द्वारा ये बनाया गया। तो ये पूरा प्रोसेस तो आपको जानना नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको जानना है कि किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था और इसका मुख्य एक तरह से कहिए कि गुणधर्म क्या है। तो एक यूनिक फीचर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है, और लाइट को एब्जॉर्व करने के कारण इसका कलर जो होता है वो काला कलर का हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है सोलर एनर्जी को ये एब्जॉर्व कर सकता है। और साथ ही साथ पीला जो सोना होता है उसका अपीयरेंस तो पीला होता है, ये ब्लैक होता है, लेकिन सोना से ही बनाया गया है, इसीलिए ब्लैक गोल्ड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसी को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के एक यहाँ पे जर्नल है उसमें इसको पब्लिश किया गया और इसको मान्यता दिया गया था। इस तरह के प्रश्न हैं तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित कोई भी और सवाल अगर आते हैं तो उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में अगर हम देखें तो अधोलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि एक यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा, और फिर से हम लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं फ्लोरीन जो है, यहाँ पे फिर से फ्लोरीन युक्त बहुलक बोला है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर जिसका 9 है उसके बारे में बोल रहा है, जबकि ये ऐसा है नहीं, ये कार्बन का बहुलक है, जो कि पिछला चैप्टर में देखे थे कि कार्बन जो है वो 60 कार्बन आपस में मिलते हैं और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस तरह के जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आपका जो बनता है उसी को हम लोग फ्लोरीन बोलते हैं। बाकी यहाँ सब सही होगा। पाइन जो होता है अग्निशामक में यूज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेऑन जो होता है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 69 देखें तो बेंजीन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 12 सिग्मा और 6 पाई बंधन होता है। देखिए अगर बेंजीन आपको पता होगा तो यहाँ पे 6 कार्बन से ये और 6 हाइड्रोजन से बने हुए हैं, यानी कि आपका अगर सूत्र लिखे तो C6H6 हम लोग इसको लिख सकते हैं। कार्बन के बीच अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, और प्रत्येक कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन भी यहाँ पे जुटा हुआ है। कार्बन चैप्टर में जब अगर पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बेंजीन का फॉर्मूला एरोमेटिक कंपाउंड के तौर पे आप लोगों को बताया गया था कि एरोमेटिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है बेंजीन, और इस तरह से इसको हम लोग देखे थे। यहाँ पे एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको पूछा गया, इसमें सिग्मा और पाई बंधन पाई बॉन्ड के तौर पे बनाया गया, जो कि हम लोग क्लास 9-10 के लेवल पे ये सारा चीज़ नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो हेड अगर ओवरलैप यहाँ पे कर रहा है, जिसका इसका हेड और इसका हेड ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो हो जाता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टली इस तरह से अगर कर रहा है, सॉरी वर्टिकली इस तरह से कर रहा है, बगल बगल में यहाँ पे देखिए ओवरलैप कर रहा है इस तरह से, तो इसको यहाँ पे पाई बॉन्ड कहा जाता है। और इस तरह से कितने यहाँ पे बेंजीन में बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं और 6 जो है वो पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को याद रखिएगा, क्योंकि ये 9-10 लेवल में नहीं दिया जाता है, 11-12 लेवल का है, तो कुछ इस तरह के प्रश्न आपको परेशान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। एथिल अल्कोहल जिसको एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, में निम्नलिखित को मिलाकर पीने के अयोग्य, यानी कि इसको समझ लीजिए जहर बना देता है, विषैला चीज़ बना देता है, तो कौन होता है, मिथेनॉल और पिरिडीन जो है इसको मिला दे तो देखते हैं जहरीला शराब आप सुनते होंगे, तो मिथेनॉल का मात्रा अगर इथेनॉल में मिला दिया जाए तो वो पीने योग्य नहीं रहता है, जहर हो जाता है, विषैला हो जाता है, और इस तरह से मनुष्य को यहाँ पे हानि पहुँचाता है। ऐसे शराब तो पहले से ही हानि पहुँचाता है, लेकिन ये जहरीला हो जाता है तो इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अगर हम देखें तो यहाँ बोलता है उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, मतलब इसमें क्या पाया जाता है उसको है, तो मैथिल अल्कोहल जिसको मिथेनॉल हम लोग बोल रहे हैं, वो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब सारा चीज़ आपको बताया गया। फंक्शनल ग्रुप में OH जुड़ जाता है, और इसी तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है ये हम लोग हाइड्रोकार्बन है, उसको देखते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के बाद ये अल्कोहल का रूप ले लेता है, कभी एल्डिहाइड का रूप ले लेता है, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड का रूप ले लेता है। तो इस तरह से आप लोगों को वो चैप्टर जरूर देखना चाहिए अगर आप इससे संबंधित चैप्टर कहीं पे भी नहीं पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए तो यहाँ बोलता है वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट इसी को कहा जाता है। तो देखिए वुड स्प्रिट यहाँ पे कहने का मतलब हो जाएगा कि वुड स्प्रिट यहाँ पे किसको कहा जाता है, तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं
मेथिल अल्कोहल जो कि जहरीला शराब है उसी को यहाँ पे वुड स्प्रिट भी कहा गया है। शक्कर के किण्वन, किण्वन मतलब सड़ाना गलाना जो कि होता है छोटे छोटे जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो ये जो होता है शक्कर के किण्वन से क्या मिलता है, तो गन्ना का शक्कर जो होता है, गन्ना का शक्कर जो होता है अगर हम कहें तो वो दो चीज़ों से मिलकर मुख्यतः बनता है। एक होता है ग्लूकोज और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट ही है, बस यहाँ पे एक मोनोसॉक्राइट है और एक जो है आपका पॉलीसैकेराइड के तौर पे हम लोग इसको जानते हैं, या डाइसैकेराइड हो गया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया, इसके किण्वन से ये चीज़ प्राप्त होता है और ये जो प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, जिसको एथेनॉल के तौर पे जानते हैं, जिसको शराब के तौर पे सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो शराब के तौर पे जानते हैं। सीरा, सीरा किसके उत्पादन में अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा जो शराब है, जैसे इसको गाढ़ा द्रव्य के तौर पे हम लोग इसको जानते हैं, अल्कोहल बनाने में ही यूज होता है। जैसे कि अभी जो हम लोग बोले गन्ना का रस, उसी को सीरा कह सकते हैं हम लोग। इस तरह का बहुत सारा सीरा है या जूस है, उससे अल्कोहल बनाया जाता है उसके किण्वनीकरण के बाद। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन है। तो देखिए प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है, यानी कि प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मोनोमर, ये पॉलीमर है, रबड़ पॉलीमर है, जो कि यहाँ पे हम लोग देखे थे जब पॉलीमर होता है रबड़ के बारे में तो दो तरह का था, एक था आपका सिंथेटिक था और एक था आपका नेचुरल था। तो यहाँ पूछा जा रहा है नेचुरल जो पॉलीमर है, जो रबड़ जिससे मिलके बना है, वो किस चीज़ से मिलके बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आइसोप्रीन। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो आपको बताना है कि जो नेचर के द्वारा हमको बहुलक मिला है, बहुलक क्या होता है, जो मोनोमर से मिलके बनते हैं, बहुत ज़्यादा मोनोमर आपस में जब मिल जाते हैं तो ये बन जाते हैं पॉलीमर, या एक लक जब मिलते हैं तो बनता है बहुलक। तो इस तरह से यहाँ पे बहुलक आपको बताना है जो कि आपका प्राकृतिक रूप से नहीं है, यानी मानव निर्मित है, ये मान के हम चल सकते हैं। तो नाइलोन जो होता है वो मानव निर्मित है, बाकी ऊन है, रेशम है, चमड़ा है, ये सारा का सारा प्रकृति के तौर पे हम लोग नेचर पहले से ही हम लोगों को प्राप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखें तो निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। यहाँ पे देखिए नहीं है पूछा गया था, यहाँ बहुलक है। तो बैकेलाइट, ये तो मानव के द्वारा बनाया गया है। रेशम, देखिए रेशम का कीड़ा जो है तो ये तो है आपका मनुष्य के द्वारा। बाकी क्लेवर और लैक्शन जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया था वो कौन हो जाएगा, रेशम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही बना हुआ है, रेशा से बना हुआ है, यानी प्राकृतिक रूप से देखते हैं तो देखिए नाइलोन, अभी बोला गया कि नाइलोन जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो बाकी जूट है, लिनन है, रेयन है। इसी तरह से अगर और एग्जांपल आप लीजिएगा तो कॉटन है, आपका सूत है, इस तरह से आपका सन है, सॉरी, जो इस तरह से है, ये सब सारा चीज़ प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है और ये सेल्यूलोज से बनते हैं। आपको पता होगा कि कोशिका जो पादप कोशिका है उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका होता है सेल्यूलोज का होता है, और इस तरह से सेल्यूलोज यहाँ पे मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में बहुलक नहीं है। तो अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का बहुलक ही है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का है, कपास अभी देखें हम लोग जो होता है वो ये भी एक सेल्यूलोज का ही क्या है, बहुलक है। तो घी जो है वो बहुलक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका घी। घी में क्या क्या रहता है, यहाँ कॉम्पोजिशन देखिए, समझने के लिए यहाँ पे डाल दिए हैं क्योंकि हो सकता है कभी कभी लगे कि घी भी एक तरह का बहुलक ही है। तो यहाँ पे फैट रहता है, मॉइस्चर रहता है, कैरोटीन रहता है, विटामिन ए रहता है, इस तरह से बहुत सारे मात्रा रहते हैं। लेकिन ये एक ही चीज़, जैसे बहुलक हम किसको कहेंगे कि एक ही यहाँ पे जैसे इथिलीन रहता और ये ऐड होते जाता तो क्या बनता, पॉलीथीन। तो इस तरह से ये चीज़ ऐसा तो है नहीं, यहाँ अलग अलग चीज़ का मात्रा है। तो इस तरह से घी जो है वो पॉलीमर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। इथिलीन गैस का उपयोग या इथिलीन का प्रयोग जो होता है वो पॉलीथीन के तौर पे हम लोग इसको कहते हैं, जो कि अभी आप लोगों को बताया गया था कि जो फल है उसको पकाने में भी इथिलीन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप एक चीज़ अगर पढ़ते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारा चीज़ जो है वो प्रश्न जो है वो बनने लायक हो जाता है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्लास्टिक से, देखिए प्लास्टिक बना किससे है, इथिलीन से बना हुआ है। तो आप गेस कर सकते हैं इससे कौन सा गैस उत्पन्न हो रहा होगा। तो पॉली इथिलीन गैस ही उत्पन्न हो रहा है, या इथिलीन गैस आप कह सकते हैं यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। 82 देखें तो निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो अगर चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो ये बहुत आसानी से, क्योंकि आपको बताया गया था पॉलीएमाइड जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज किया जाता है। और इस तरह से पॉलीएमाइड के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें एक जो आपका ब्रांड नाम था वो
केवलार था, जो कि अभी एक आ भी चुका है ऑप्शन में और आने वाला भी है, तो वहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे। तो पॉलीएमाइड है, इसी से मिलके बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है वो बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। ये चीज़ भी आपको बताया गया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, खिड़की हो गया, ये सारा चीज़ हो गया, टेफ्लॉन टेप हो गया, ये सब सारा चीज़ आपको चैप्टर में जो वीडियो पढ़ाया जा रहा था उसमें बताया गया था। तो ये जो बनता है वो पॉली कार्बोनेट से बनता है। एक्चुअली होता क्या है, बुलेट प्रूफ जो खिड़की होता है वो जनरल जो कांच होता है उसमें पॉली कार्बोनेट का परत डाल देते हैं। इस तरह से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कांच है और इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, पॉलीकार्बोनेट डाल देते हैं। लेयर बाय लेयर इस तरह से आपको दिया जाता है, जिसको लेमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। इसका बुलेट प्रूफ जैकेट में भी कभी कभी यूज किया जाता है। तो लगता है कि कैसे यूज होगा, तो हो जाता है, बनाने का बहुत सारा अलग अलग तरीका है, टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से आपका ये लेमिनेशन है, इसका प्रयोग कभी कभी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी किया जाता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो पॉलीकार्बोनेट जो कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में काम किया जा रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का निर्माण होता है। देखिए एक ब्रांड नाम है जिसका केवलर नाम है। जब अभी हम लोग तुरंत बोले कि ये पॉलीएमाइड से बनता है, जिसमें एक ब्रांड नाम अगर हम देखें तो केवलर है। निम्नलिखित में कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है, लेमिनेटेड या पतलित कांच। जो आपको बताया गया कि पॉलीकार्बोनेट जो होता है उसको लेमिनेशन की तरफ से दिए देते हैं और वो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में तो सहायता करता ही करता है, साथ ही साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 अगर हम यहाँ पे देखें तो पूछा गया है, निम्नलिखित में किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कौन कौन सा वस्तु का प्रयोग जो होता है बहुलक बनाने में किया जाता है। देखिए ग्लिप्टन अगर पढ़े होंगे तो इसका ये एक तरह का प्लास्टिक होता है, तो ये ऑप्शन आप काट दीजिए यहाँ पे। लैक्शान और केवलर जो होता है, केवलर तो अभी आप पढ़े हैं, तो ऑप्शन एक अगर आप ऑप्शन नहीं भी जान रहे हैं तो देखिए 50-50 में आप कभी कभी मार सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में ही आपका केवलर दिया गया, बाकी यहाँ पे तो दिया गया नहीं है, तो यही दोनों में से चांस है कहीं ना कहीं आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ये सी, क्योंकि यहाँ पे लैक्शान है, ग्लिप्टॉल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। तो हाँ, ये जो है वो बहुलक है, इसका सही एग्जांपल है। डेक्रॉन के बारे में बहुत ज़्यादा अभी हम लोग नोट्स जब आप लोग को वीडियो बताया गया था तो वहाँ नहीं बताया, लेकिन टेफ्लॉन के बारे में तो बताया गया था। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, तो ये भी सही है। पॉलीथीन आपका पॉलीइथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन नहीं, अभी हम लोग देखे थे ये जो होता है आइसोप्रीन से बना है। तो अगर आप पिछला प्रश्न ध्यान से देख रहे होंगे तो ये प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते थे। तो इस तरह से ये आइसोप्रीन से बना है। तो देखिए 4 ऑप्शन जिसमें नहीं है, 1 2 3 वाला हम लोग ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन ए है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टेफ्लॉन का सामान्यतः जो सामान्य नाम है वो क्या है, तो पॉलीटेट्राइथिलीन हम लोग बोलते हैं। देखिए टेट्राफ्लोरोइथिलीन से ये बनता है और ये बहुत सारे टेट्राफ्लोरोइथिलीन से मिलकर बनता है, इसलिए वर्ड जुड़ जाता है पॉली, तो बन जाता है पॉलीटेट्राइथिलीन। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला है 89, नॉन स्टिकी फ्राइंग कढ़ाई के लेप क्या रहता है। तो देखिए अभी टेफ्लॉन जो है बर्तन है उसका हम लोग बताया गया था कि नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में यूज किया जाता है, जो कि हम लोग घर में जो यूज करते हैं, आपका एक चूल्हा यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक चूल्हा में आपका टेफ्लॉन का बर्तन हम लोग यूज करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, टेफ्लॉन ही होगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस एकलक से बना हुआ है। अभी तुरंत आप लोगों को बताया गया टेट्राफ्लोरोइथिलीन से मिलकर बना है, जो कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन बन जाता है। 92 अगर यहाँ पे हम देखें तो पूछा है, निम्नलिखित बहुलक में किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई, थोड़ा समाप्त कीजिएगा यहाँ पे परेशानी हो रहा है। निम्नलिखित बहुलक में किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, तो फ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, रोगाणुनाशक है, तो ये सब तो नहीं है। तो टेट्राफ्लोरोकार्बन को ही शॉर्ट फॉर्म में फ्लोरोकार्बन, यहाँ पे इथिलीन जो था उसका पूरा नाम था, उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया फ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने में किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड का होता है, जो कि इंडक्शन चूल्हा में टेफ्लॉन जो है बर्तन है, नॉन स्टिकी बर्तन है, उसको चमकीला बनाने में किया जाता है। 95 देखें तो निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है, यानी बहुलक नहीं है। नायलॉन तो पढ़े हैं, टेफ्लॉन भी आपका पढ़ा ही हुआ है कि यहाँ पे आपका फिर है पॉलीस्टाइरीन, ये भी होता है। आपका कोमोलैक्टम जो है ये आपका बहुलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे दिया गया है, किसका
निम्नलिखित में किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, फिनॉल का प्रयोग करने के लिए अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे ध्यान से तो आप लोगों को बताया गया था कि बैकेलाइट जो होता है, ये आगे प्रश्न में भी पूछा गया है, उसके निर्माण में क्या होता है। देखिए यहाँ पे ही देख लीजिए, इसका आंसर बैकेलाइट है और बैकेलाइट से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है। बैकेलाइट निम्नलिखित में किसके संगठन में बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड्स के बनता है। तो देखिए यही रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह घुमा फिरा के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाए हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आया है, अच्छा से अगर एक देख लीजिएगा तो गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता है। जैव निम्नीकृत करने का मतलब क्या हो गया कि वो सड़ेगा गलेगा नहीं, जैसा का वैसा ही रहेगा। देखिए पीवीसी जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, वो जैव निम्नीकृत नहीं है, यानी समाप्त नहीं होता है, टूटता फूटता नहीं है। बाकी प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज तो हम लोग तो खाते हैं यार, पेट में ही इसको तोड़ फोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका पीवीसी है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड से अधिक तेज होता है। हाँ, हम लोग एसिड देखते हैं कि कौन ज़्यादा कड़वा है या ज़्यादा हार्ड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कहें तो इसमें S+ आयन का मात्रा ज़्यादा हो तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो हाँ, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, ये बात सही है, स्टेटमेंट सही है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। ये अधूरा बात है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड तो है, लेकिन साथ ही साथ एसिटिक एसिड जो है वो भी आपको ऑर्गेनिक एसिड के अंतर्गत आता है, यानी खाद्य पदार्थ में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसका अगर सही आंसर यहाँ पे ढूंढा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल यहाँ पे बोला है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड। देखिए स्टेटमेंट तो आपका सही है, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों यहाँ पे होना चाहिए था, तो स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशी में थकान। देखिए अचानक आप कभी दौड़ देते हैं तो आपका पैरों में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है, या आप कभी खेलने चले गए, हाथ का यूज कर लिए बहुत ज़्यादा, पैर का यूज कर लिए, तो उसमें आपका मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड यहाँ पे संचय हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपके शरीर को या मांसपेशी को काफ़ी थकान का या काफ़ी दर्द वहाँ पे महसूस कराता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर जो हो जाएगा वो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग फिर से 50 सवाल जो है सॉल्व किए। आने वाले वीडियो पार्ट 3 जो होगा उसमें पुनः हम लोग फिर से 50 सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।